जींद की ऐतिहासिक नगरी से, ऐतिहासिक रानी तालाब से जींद की चौधर का ऐलान हो चुका है और ऐलान होने के बाद आज फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डॉक्टर राजकुमार गोयल के साथ अनिल ढांडा की। सर, सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। जिस तरह से जींद के अंदर आए दिन राजनीतिक दंगल होते रहते हैं और किसी भी तरह की राजनीति की हम बात करें तो जींद से ही शुरुआत होती है। तो पहली बार जैसे कि जींद के अंदर जो चेयरमैन का चुनाव की हम बात करें तो जिस तरह से पार्षदों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब की बार जो चुनाव है वो डायरेक्ट पब्लिक चुनेगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है डायरेक्ट चुनाव का, ये सीधा शहर का विधायक बनेगा। और जो शहर का विधायक बनेगा, अगर उसके अंदर लगन होगी, तड़प होगी, तो जींद का विकास कहीं ना कहीं अवश्य होगा। अगर पिछले इतिहास की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा जींद ज़िले को बने हो गए हैं, कोई भी विकास आज जींद ज़िले का नहीं हुआ है। आप जींद ज़िले की सड़कें देखें, गलियाँ देखें, स्ट्रीट लाइट देखें, पार्क देखें, सब बदहाल है। किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। 55 साल में विकास के नाम पर जीरो और राजनीतिक रैलियों के नाम पर हीरो रहा है जींद। जींद को हर पार्टी ने, हर नेता ने यूज़ किया है। यहाँ से जो लोग विधायक बने वो मंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी बने हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जींद का विकास किसी ने नहीं किया। रूटीन में होता है कि जो व्यक्ति जहाँ का मुख्यमंत्री बन जाता है उस जिले का नाम रोशन कर देता है। अगर हम रोहतक की बात करें तो हुड्डा ने रोहतक का नाम रोशन कर दिया। जब भिवानी से बंसीलाल मुख्यमंत्री बने थे तो वहाँ का नाम रोशन कर दिया। लेकिन जींद जिले से मान लिया ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री बने हैं, इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जींद का विकास किसी ने नहीं किया है। 50 साल का इतिहास दोहरा कर देख लें, कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, आज जींद वहीं का वहीं है। जींद जिला 1966 में बना था, लेकिन आज जींद की गांव की हालत गांव से भी बदतर है। यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है, जींद में पासपोर्ट तक बनते नहीं हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी जींद जिला तरस रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें, पूरे जींद जिले की सड़कें खराब हैं। स्ट्रीट लाइटों की बात करें, करोड़ों रुपये स्ट्रीट लाइट पर लगे थे, लेकिन आज सारी आप रात को देखेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गलियों की बात करें तो गलियाँ बदहाल हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर हम कमेटी की बात करें, कमेटी में अगर किसी व्यक्ति को जाकर कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वहाँ काफ़ी टाइम लगता है। पूरे एक सिस्टम के बदलाव की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ जिनके अंदर एक तड़प है, जो चाहते हैं कि जींद शहर सुंदर बने। हमारी यही इच्छा है कि जींद शहर का पूर्ण विकास हो और यही हमारी आश है। और जींद एक सुंदर शहर बने, ये लगे कि 5 साल में कोई काम हुआ है। इस सोच को लेकर हम आगे बढ़े हैं। पिछले 20 साल से हम समाज सेवा के काम कर रहे हैं और समाज सेवा करते करते हमें एक एक गली का, एक एक सड़क का, एक एक समस्या का हमें ये पता है कि किस गली में क्या समस्या है और किस प्रकार की समस्या कैसे दूर हो सकती है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है। आज जो अधिकारी हैं बिल्कुल काम नहीं करते, तानाशाही रवैया बरते हुए हैं। तो एक सिस्टम के बदलाव की जरूरत है। हम चाहते हैं कि अगर कोई दफ्तर में आदमी आए तो उसको नमस्ते जी कह के उसको बोला जाए, उसकी जो फाइल है उसकी रिसीव्ड हो और उसके बाद ये सिस्टम उसको पता चले कि क्या फीडबैक है, उसकी फाइल आज कहाँ पहुँची है, कितने दिन के बाद उसका काम बन जाएगा। इस प्रकार के बदलाव की जरूरत है। हम सिस्टम के बदलाव के लिए हम आगे आ रहे हैं और यदि हमें मौका मिला तो हम ये 5 साल में बदलाव करके दिखाएंगे और जींद जिले के लोगों को लगेगा कि जो जींद शहर का विधायक बना था, जो नगर परिषद का चेयरमैन बना था, उसने वास्तव में जो उसके लायक काम थे उसने वो काम करके दिखाए हैं। नगर परिषद के क्षेत्र में जितने काम आते हैं हम ये वायदा जींद की जनता से करते हैं। यदि हमारे को शहर की जनता ने मौका दिया और हमारी तरफ से जो नियुक्त महिला चेयरमैन बनती है तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जींद शहर का जो नाम है रोशन कराएंगे। इसके अलावा जो अगर सड़कें होंगी उसको अच्छे बनवाएंगे, सीवरेज व्यवस्था बढ़िया होगी, बढ़िया सड़कें होंगी, बढ़िया स्ट्रीट लाइट होगी। इसके अलावा जितने भी ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं, जिस तीर्थ स्थल पर हम चल रहे हैं, ये रानी तालाब है, ये गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना था। यदि आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा तो दुनिया के जो मशहूर जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें एक उसकी गिनती होती है। जब उसकी शक्ल पर इसको बनाया गया था, उसके अनुसार बनाया गया था, तो आज इसकी हालत देखिए कितनी है। ये एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। बराबर में जो पार्क है वो पार्क उसमें सम्मिलित किया जा सकता है और ये ऐसा राष्ट्रीय पटल पर इसकी देखरेख हो सकती है। इसका विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के एजेंडों को लेकर हम काम करेंगे। 2 ही काम होते हैं, एक तो शहर में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो और दूसरा जो व्यक्ति के पर्सनल काम है। यदि किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी के स्ट्रीट लाइट की समस्या है, तो उसके लिए सिस्टम हो, कोई टोल फ्री नंबर हो, टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत लिखा दे और उसके बाद उसकी जिम्मेवारी तय करें उस अधिकारी की कि उस काम को वो करे। इस प्रकार का पूरा एक एजेंडा हम लेकर चले हैं। यदि उस एजेंडे के अनुसार यदि हमारे को मौका मिलता है तो हम उस एजेंडे के अनुसार काम करेंगे और जींद की जनता को लगेगा कि वास्तव में 5 साल में वो काम हुआ है। जिस प्रकार आपने देखा है नायक फिल्म में किस प्रकार अनिल कपूर एक दिन का जो मुख्यमंत्री बनता है, एक दिन में कायापलट कर देता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर तड़फ है,
जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, जिस शहर में हम बड़े हुए हैं, उस शहर के प्रति हमारी तड़प होनी चाहिए। भ्रष्टाचार से दूर। लोग तो राजनीति में आकर पैसे कमाते हैं, बल्कि हमारे अंदर इच्छा ये होनी चाहिए कि खुद हम पैसे लगाकर अपने शहर का विकास कराएं। 20 साल से सामाजिक संस्थाओं के नाते खुद हम पैसे लगा कर सामाजिक कार्य करते हैं, प्रशासन से मिलकर लोगों के काम करवाते हैं, और यही इच्छा हमारी है। आगे हम राजनीति में आएंगे और यदि हमारे को मौका मिला तो खुद हम पैसे लगा के कोशिश करेंगे कि शहर का विकास हो। जिस शहर में पले बड़े हैं उस शहर के विकास की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आएगी, तो हम अवश्य ही इस शहर का नाम रोशन करेंगे और लोगों को वास्तव में कहीं ना कहीं लगेगा कि काम हुआ है। सर, जिस तरह से आपने जींद के अंदर बड़े आप खुद एक्टिवेट रहे हैं और आपने जींद विकास संगठन के जरिए से बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं शहर के, तो वैसे आपने काफ़ी मुद्दे उठाए जिस मुद्दे में आपको सफलता भी मिली है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो, अगर जो मुद्दे आपने उठाए उनमें से कुछ मुद्दे छूट गए हैं, अगर आपके पास पावर में आप रहते तो मुद्दे पूरे हो सकते थे, अगर आपके पास पावर आती है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी और उन मुद्दों को, जो मुद्दे आपके छूट गए, उनको कितनी अहमियत रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि जिस व्यक्ति के पर्सनल काम हैं, जब वो दफ्तर में नगर परिषद के कार्यालय में आएगा, उसको ये लगेगा कि मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि किसी सरकारी दफ्तर में ना आके प्राइवेट दफ्तर में आया हूँ। जी लगाकर सारे कर्मचारी बात करेंगे और सबसे पहले दफ्तर का जो पहला कार्यालय होगा उसमें पूछताछ कार्यालय शुरू होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ बनवानी है, आपको एनओसी लेनी है, आपका कोई हाउस टैक्स का काम है, तो वहाँ एक आदमी आपको पूछताछ के लिए मिलेगा। वो आपको सारे कागज़ बताएगा कि आपको उस जन्म प्रमाण पत्र के लिए या उस एनओसी के लिए क्या क्या कागज़ इकट्ठे करने हैं। उस पूछताछ के साथ साथ एक रिसिप्ट का केंद्र होगा। रिसिप्ट काउंटर के ऊपर आपकी जो फाइल है उसको रिसीव कर दी जाएगी। अब हमने पिछले दिनों में देखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी एक फाइल को 20-20 बार काउंटर पर जमा करवाया है, और उसके बाद भी उसको ये पता चला कि जब तक उसने पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी, तो उसकी फाइल हर बार खुदती रही। जबकि कार्यालयों में सिस्टम होता है, हमने दिल्ली जैसे प्रदेशों में जाकर देखा है, वहाँ हर कार्यालय में एक पूछताछ का केंद्र होता है, साथ में रिसिप्ट सेंटर होता है कि यदि आपकी फ़ाइल वहाँ जमा हो गई है और उसकी आपको एक रिसीप्ट मिल गई है, तो ये जिम्मेवारी उस अधिकारी की तय होती है कि वो फाइल वहाँ जमा हो गई है। और उसके बाद एक फीडबैक होनी चाहिए कि आपकी फ़ाइल की फीडबैक कहाँ है, आप किस पोजीशन पर, आप मोबाइल से देखें, उसका स्टेटस देखें। इस प्रकार का एक सिस्टम हम कार्यालय में करेंगे और सभी लोग, जो भी आगंतुक आएगा, उसको अच्छे से नमस्ते से कहकर संबोधित करें, ताकि कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है जो पहली बार नगर परिषद में आते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ लेडीज़ नगर परिषद कार्यालय में आई हुई थी। उनका कहना था कि हमारा जो घरवाला है वो लेबर का काम करता है, मजदूरी का, वो खुद कार्यालय में आ नहीं सकता। अगर वो आएगा तो जो 500 रुपये की दिहाड़ी है वो कहाँ से बनाएगा। खुद मैं पहली बार ऑटो में बैठ कर आई हूँ, 2 घंटे में तो मेरे को कार्यालय मिला। कहाँ है कार्यालय? अब कार्यालय वाले कह रहे हैं पीछे चले जाओ, पीछे वाले कह रहे हैं आगे चले जाओ, फिर लाइन में लगना पड़ता है। 3-3 घंटे का सिस्टम बनता है। यदि हमारे को मौका मिला तो हम लाइन सिस्टम खत्म कर देंगे, खिड़की पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बैठ के उसका काम होगा, उसका कूपन नंबर दे देंगे, उसका टाइम फिक्स कर देंगे, इतने बजे आपकी फाइल ली जाएगी। और उसके बाद बड़े सिस्टम से ये महसूस होगा, जैसे प्राइवेट दफ्तर आपने देखे हैं, कंपनियों के दफ्तर देखे हैं, आपने मोबाइल कंपनियों के दफ्तर देखे होंगे, तो एक फीलिंग नज़र आएगी कि वास्तव में नगर परिषद का जो कार्यालय 50 साल से सरकारी नज़र आ रहा था, आज कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आया है। और जिस व्यक्ति का जो काम होगा वो उसके पानी की व्यवस्था होगी, उसे नरम रवैये से उसके साथ बातचीत की जाएगी और उसको विश्वास दिलाया जाएगा जिस काम के लिए आज आप आए हो उसकी फीडबैक आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला बदलाव तो हमारा ये है जो व्यक्ति का पर्सनल काम होता है। और दूसरा काम निजी के अलावा जो सरकारी मुख्य तौर पर जो काम होते हैं कमेटी के, जैसे सड़कों का काम है। पिछले दिनों ये पता चला कि कई जगह पर जो सड़कें बनी हुई थी, बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में थी, उनको तोड़कर टाइलें लगा दी गई। इस प्रकार का सिस्टम हम बंद करवाएंगे। हम लोगों से फीडबैक लेंगे कि किस जगह पर कौन सी सड़क की जरूरत है और जो आवश्यक कार्य है उन कार्यों को पूरा करवाने के लिए पूरी प्राथमिकता देंगे। शहर के जो चौराहे हैं वो नज़र आएंगे, बहुत अच्छे सुंदर नजर आएंगे। शहर के जिन चौकों का सौंदर्यकरण नहीं हुआ, सौंदर्यकरण कराया जाएगा। और जो शहर में जो गंदगी है, गलियों से इकट्ठी करके जो शहर के मेन चौराहों पर डाल दी जाती है, जो कलेक्शन पॉइंट गंदगी का बनाया हुआ है, उस गंदगी के पॉइंट को कभी भी आपने देखा होगा, घरों में गंदगी नहीं डाली जाती। गंदगी हमेशा घरों में लास्ट के कमरे में किसी डस्टबिन में डाली जाती है। लेकिन हमारे शहर में आप देखेंगे जितने भी कलेक्शन पॉइंट गंदगी के बनाए गए हैं वो मेन चौराहे पर बनाए गए। उस कलेक्शन पॉइंट का हम बिल्कुल बंद कर देंगे। शहर में आपको कहीं गंदगी नज़र नहीं आएगी, दीवारों पर अच्छी वॉल पेंटिंग नज़र आएगी, अच्छे चौराहे होंगे, अच्छी स्ट्रीट लाइटें होंगी, रात को लाइटें नज़र आएंगी आपको। और उसके बाद किसी की कोई कंप्लेंट लिखवाएगा स्ट्रीट लाइट वगैरह की, तो उसका फीडबैक मिलेगा उसको स्ट्रीट लाइट के बाद कि आपकी कंप्लेंट आई थी और आपकी कंप्लेंट ठीक कर दी गई है। इस प्रकार की जवाबदेही हम अधिकारियों की करेंगे। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा और जो काम चोर होगा उसको हम किसी भी कीमत में बख्शेंगे नहीं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। सर, जिस तरह से ऑफिस की भ्रष्टाचारी रेगुलर रही है, सरकार ने कितना भी जोर लगा लिया हो, किसी तरह से पंजे सरकार ने टाइट किए हों, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन एक भ्रष्टाचार मुक्त ना तो भारत बन पाया है, ना ही एक अधिकारी हो पाया है। तो इसको लेके आप किस तरह का रवैया अपनाएंगे?
देखिए, हम ये मानते हैं कि जो इंजन होता है, कहते हैं ना, जो इंजन होता है तो डिब्बी उसके अनुसार चलते हैं। यदि जो चेयरमैन बन के आएगा अगर वो ईमानदार होगा, भ्रष्टाचार से दूर होगा, तो मैं नहीं मानता कि किसी कलरक की या किसी अफसर की हिम्मत होगी कि वो पैसे खा लेगा। पीछे 50 साल में जो हुआ है, अगर उसकी कोई इंक्वायरी की बात आएगी, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम प्रशासन से कह के, सरकार से कह के उसकी इंक्वायरी कराएंगे और आगे से इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि एक भी पैसा किसी भी प्रकार की दलाली में ना लिया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त हम ये दिखाएंगे कि वास्तव में नगर परिषद जितनी पहले भ्रष्टाचार युक्त थी, अब वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है और आम आदमी की सुनवाई होने लगी है। एक एक आदमी का काम बिना पैसे के हो रहा है और शहर का विकास नजर आने लगेगा। ये हमारी प्राथमिकता है। सर, लास्ट में आप जींद की वोटर, जो जींद की वोट जनता है, उसको कोई एक मैसेज, संदेश देना चाहेंगे? मैं शहर की जनता से अपील करूंगा कि हम जाति पाति में पढ़कर, हम धर्म में पढ़कर या मेरे अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में पढ़कर 50 साल हमने जींद के ख़राब कर दिए हैं। दूसरे ज़िले आप देखिए, करनाल कहाँ पहुंच गया, अम्बाड़ा कहाँ पहुंच गया है, पंचकुला चंडीगढ़ के साथ लगते आज किस बुलंदियों पर है, गुरुग्राम की आप हालत देखिए। अगर आप जींद शहर का विकास चाहते हैं तो जब आप मतदान करें तो इस बात को कतई ध्यान ना दें कि ये मेरा अड़ोसी है या मेरा पड़ोसी है या मेरी ये जाति से संबंध रखता है या मेरी पार्टी से संबंध रखता है। जितने भी कैंडिडेट आपके सामने आएंगे उन कैंडिडेटों को एक सर्वे करें, ठंडे दिमाग से सोचें कि इन कैंडिडेटों में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ईमानदार होकर, जिसने वास्तव में पहले भी वो फील्ड में रहा है, और कौन पढ़ा लिखा है और ईमानदारी से इस जींद का विकास कर सकता है। जब आपको लगे कि वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर जो नंबर आता है जिस फील्ड पे, तो उस आदमी को, व्यक्ति को वोट दें। आप किसी भी प्रकार की जाति पाति में या किसी नोट के चक्कर में, कई बार पता चला है कि नोट चलते हैं वोटिंग से पहले, इस प्रकार के वोटों के चक्कर में, नोटों के चक्कर में ना पड़ें। शराब का धंधा चलता है, शराब पिलाई जाती है वोटों को खोजने के लिए। मैं शहर की जनता से अपील करूँगा कि आप किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें इस वोटिंग में और बिल्कुल शांत मन से ये वोटिंग करें और ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें कि जो वास्तव में, जिसके अंदर एक तड़फ है और जो चाहता है कि शहर का विकास हो और उनके बनने के बाद शहर वास्तव में विकसित रूप में आए। थैंक यू सो मच। बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजकुमार गोयल, और मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा अपनी जींद के वोटर को कि वोट डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि कौन सा कैंडिडेट सही है और कौन कैंडिडेट है जो कि जींद का विकास कर सकता है, क्योंकि आज तक जींद सिर्फ राजनीति का शिकार रहा है। यहाँ पे रैलियों के लिए तो जगह है लेकिन विकास के नाम पे कोई आगे नहीं आता, जबकि यहाँ के कैबिनेट मंत्री सेंटर के अंदर 4-4 एक टाइम पर रहे हैं लेकिन जींद की कोई सुध नहीं ली गई। तो आज का मेरा प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था, जींद की जनता आँख खोल के देखे कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा कैंडिडेट जींद का करेगा विकास। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट क्लोज करता हूँ। कैमरामैन रोहतास बोड़ा के साथ अली नाडा। जय हिंद।